नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी अच्छे होंगे। हम अपना जो चैप्टर चल रहा था विलियन, उसमें अपन आदर्श विलियन की तरफ तक पढ़ चुके थे। आज अपना जो टॉपिक है वो है अनादर्श विलियन। हम आसानी से अनादर्श विलियन को भी समझ लेंगे। हमारे पास में चैप्टर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अनादर्श विलियन का टॉपिक, अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। तो अपन आए चलता समझते हैं। देखो दोस्तों, हम जो पहले आदर्श विलियन को पढ़ चुके थे, आदर्श विलयन में हमने क्या पढ़ा था कि जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम की पालना करता हो वो अपने पास में क्या हो जाएगा, आदर्श विलयन। सिंपल सी बात है, यदि यहाँ पर ऐसा कह दूं कि सर मुझे बताओ अनादर्श विलयन क्या होता है, कि भाई मैं यूं कह दूं कि अनादर्श विलयन क्या है, तो अनादर्श विलयन की बात करूं तो मैं यही कहूंगा इस प्रकार के विलयन सभी सांद्रताओं पर सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम की राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते। जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम की पालना नहीं करते हैं वह सभी विलयन होंगे दोस्तों अनादर्श विलयन। अब सर अनादर्श विलयन जो राउल्ट के नियम की सांद्रताओं पर, मतलब सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम की पालना नहीं कर रहे होंगे, उनको अपन क्या कह रहे हैं, यहाँ पर अनादर्श विलयन कह रहे हैं। तो हम यहाँ पर एक बात को समझते हैं, अनादर्श विलयन दो प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों। अनादर्श विलयन जो है कितने प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों, दो प्रकार के हो सकते हैं। देखो, अब देखो यहाँ पर एक बात समझते हैं अपन कि यहाँ पर किस प्रकार से अपन इसको समझे इस बात को आपकी। यहाँ पर राउल्ट के नियम के द्वारा जो प्रागुक्त वासदाब होता है, राउल्ट के नियम के द्वारा प्रेडिक्ट किया गया, मतलब प्रागुक्त किया गया, प्राप्त किया गया, प्रागुक्त किया गया वाष्प दाब, वाष्प दाब विलयन के वाष्प से, विलयन के वाष्प दाब से या तो कम प्राप्त होता है या अधिक। अच्छे समझे इस बात। आदर्श विलयन में तो राउल्ट के नियम की पालना कर रहा था। सिंपल सी बात है, वहां पर जो राउल्ट के नियम का वासदाप होगा वो विलयन के वासदाप के बराबर होगा, तो वहां पर ये कंडीशन अपन ने नहीं बनाई। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन बन सकती है सर कि यदि बराबर नहीं है, सांद्रता पर अगर पालन नहीं कर रहा है तो क्या हो रहा होगा। सिंपल सी बात है, हमने अभी तक जो पढ़ा उसमें क्या पढ़ा है, राउल्ट के नियम का वासदाप पी टोटल अपन ने पिछली क्लास में निकाला था। यदि पी टोटल की वैल्यू जो है वो आपके विलयन के जो पी टोटल है उसके बराबर नहीं है, मतलब वो अनादर्श विलयन है। और यदि इस प्रकार की कंडीशन हो गई कि प्रारूप किए गए वासदाब जो है विलयन के वासदाब से या तो कम प्राप्त होगा या अधिक प्राप्त होगा, बराबर तो प्राप्त होगा नहीं। यदि कम प्राप्त हो रहा होगा उससे क्या कहेंगे, और अधिक प्राप्त हो रहा होगा उसे क्या कहेंगे। तो ध्यान समझे इस बात को आप। यदि यहाँ पर वासदाब जो है, विलयन का वासदाब जो है, जो आपके पास में राउल्ट के नियम के द्वारा प्रारूप किया गया वासदाब विलयन के वासदाब से यदि कम प्राप्त होगा, क्या प्राप्त हो आपको, कम प्राप्त हो, क्रम प्राप्त हो, तो उसे अपन क्या कहेंगे यहाँ पर, उसे अपन कहेंगे यहाँ पर कौन सा विलयन कह देंगे, यहाँ पर अपन इसको ऋणात्मक विचलन क्या कह देंगे, इसको ऋणात्मक विचलन, क्योंकि वह कमी हो रही है, ऋणात्मक विचलन वहां पर उत्पन्न हो जाएगा। और यदि यहाँ पर ज्यादा प्राप्त हो जाए, ज्यादा प्राप्त हो, उसे क्या कह देंगे अपन, ऋणात्मक विचलन, क्या कहेंगे इसको अपन, ऋणात्मक। बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। तो ऋणात्मक विचलन और धनात्मक विचलन क्या होता है, इसको अपन अब पढ़ते हैं। फिर हुआ कि दोस्तों यहाँ तक आपको ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं अपन यहाँ पर, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पर बात करी किस, धनात्मक विचलन की, और किसकी बात करी मैंने यहाँ पर, धनात्मक की बात करी मैंने, धनात्मक विचलन की बात करी, और मैंने किसकी बात करी यहाँ पर, ऋणात्मक विचलन की बात करी। दोस्तों धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन का मतलब क्या होता है, इस बात को आप समझे।
यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि राउल्ट के नियम के रस दर्शाने वाला धनात्मक विचलन क्या हो रहा होगा। धनात्मक विचलन को अगर हम साधारण शब्दों में समझा जाए, धनात्मक विचलन को अगर अपन साधारण शब्दों में बताया जाए, यहाँ पर क्या होता है कि जो ए बी अणु जो होते हैं उनके मध्य जो अन्योन्य क्रियाएं होती है, तो अपन कह सकते हैं कि जो ए बी अणु जो होते हैं उनके मध्य जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं वो आपके यहाँ पर ए बी के अणु क्रिया जो होती है कमजोर होती है किसकी तुलना में, ए अणुओं के मध्य अन्योन्य क्रियाएं और बी अणुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया। बात को ध्यान रखें यहाँ पर आप कि इसकी पहली कंडीशन तो ये होगी जब धनात्मक विचलन प्रदर्शित हो रहा होगा तो क्या हो सकता है कि जो ए बी अणु जो है उनके अन्योन्य क्रिया हो रही होगी वो ए व बी हो रही होगी उसकी तुलना में ये कमजोर होती है। इसके कारण यहाँ पर क्या होता है कि इस ए बी जो होते हैं आसानी से पलायन कर जाते हैं जिससे इसके वाष्प दाब में क्या जाती है वृद्धि। ध्यान रखें कि जब धनात्मक विचलन होगा तो वहां पर वाष्प दाब में क्या होगी, हमेशा वृद्धि होगी। इस बात को अच्छे से याद रखें, पहला चीज आप याद रखें। दूसरी चीज आप ये याद रखें यहाँ पर कि जब भी धनात्मक विचलन उत्पन्न हो रहा होगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपके पास में भी बता दिया मैंने आपको कि प्रेक्षित वाष्प दाब जो होगा वो आपके सैद्धांतिक वाष्प दाब से क्या होगा, ज्यादा होगा, सैद्धांतिक वाष्प दाब से ज्यादा होगा। दूसरी कंडीशन आप यहाँ पर ये ध्यान रखें। पहली कंडीशन आपको क्या ध्यान में रखनी है कि ए बी जो ए बी के अंतराणु अक्षर बल जो होंगे वो कमजोर होंगे ए और बी की तुलना में, कारण यहाँ पर वाष्प दाब में क्या होती है, वृद्धि होती है। और दूसरा कारण अपन ये पढ़ा है कि यहाँ पर प्रेक्षित वाष्प दाब जो होता है सैद्धांतिक वाष्प दाब से क्या होता है, ज्यादा होता है। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखें। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है यहाँ पर, देखो भाई दोस्तों कि यहाँ पर जो तीसरी कंडीशन होगी अपने पास में, यहाँ पर तीसरी कंडीशन जो होगी वो ये रहेगी, यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू जो रहेगी वो पॉजिटिव प्राप्त होगी। डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव प्राप्त होगी, मतलब आपके यहाँ जो प्रक्रम होगा वो उष्मा शोषी प्रक्रम होगा। कैसा प्रक्रम होगा, उष्मा शोषी प्रक्रम होगा। इस बात को भी आप अच्छे से कंप्लीट करें, याद रखें इन चीजों को आप अच्छे से कंप्लीट करें। क्लियर हुआ। क्या अगला जो अपने पास में यहाँ पर चौथी बात जो कर लेता हूं मैं, छोटी सी बात कर लेता हूं कि डेल्टा वी मिक्स की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन होगी 0। याद रखिए आयतन में हमेशा क्या होगी, वृद्धि होगी। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको, तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद में यहाँ पर रखनी है। इसके अलावा धनात्मक विचलन के लिए अपन और क्या पढ़ सकते हैं, तो धनात्मक विचलन के अपन जो है यहाँ पर छोटी छोटी चीजें और देख लेते हैं एक बार कि धनात्मक विचलन जो है वो इतना आपके लिए मेरे को लगता है यहाँ तक काफी होगा। अब इसके लिए ऋणात्मक विचलन की बात करते हैं, पहला यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, ए जो है वो कमजोर हो जाएंगे, बीबी ए एन बीबी के मध्य जो अंतराणु आकर्षण बल जो है अन्योन्य क्रियाएं जो है वो ए की तुलना में जो है वो ए बी की क्या हो जाएगी, यहाँ पर ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाष्प दाब में क्या हो जाएगी, यहाँ पर कमी हो जाएगी। इस बात का अच्छे से याद रखें। अगला ध्यान रखिए इस बात को, यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रेक्षित वाष्प दाब सैद्धांतिक वाष्प दाब से क्या हो रहा है, यहाँ पर ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर जो है वो सैद्धांतिक वाष्प दाब जो है ज्यादा हो जाएगा प्रेक्षित वाष्प दाब से। क्लियर। तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पर डेल्टा एच यहाँ पर पॉजिटिव है या डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और प्रक्रम कैसा हो जाएगा, यहाँ पर उष्मा केपी, उष्मा केपी हो जाएगा। और चौथा जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी मिक्स जो है वो लेस देन हो जाएगा 0 से कम होगा यहाँ पर डेल्टा वी, मतलब यहाँ पर आयतन में क्या होगी, कमी होगी। ये 4 पॉइंट आप अच्छे से याद में रखें दोस्तों। इन चीजों को याद रखने के बाद आप थोड़ा सा आगे चलें अपन, तो इस थोड़ा सा इसको ध्यान में रखें। के बाद मैं बात करूं तो इसके एग्जाम्पल की बात करूं, मैं यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की बात करूं, इसके एग्जाम्पल में यहाँ पर जो धनात्मक विचलन जो प्रदर्शित करता है, धनात्मक विचलन वाले जो विलन होते हैं इनकी बात करूं, इनके इनके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे यहाँ पर। तो पहला जो धनात्मक विलन का जो एग्जाम्पल है वो है आपके पास में यहाँ पर सिंपल सा एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पर C2H5OH एथेनॉल प्लस यहाँ पर अपन बोल देते हैं एसीटोन। तो इथेनॉल वो जो एसीटोन का जो सॉल्यूशन है, इथेनॉल और एसीटोन का जो मिश्रण है उनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बंधन। कारण क्या है यहाँ पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यहाँ पर कौन सा आपके विलेन बनेगा, तो कौन सा विलेन प्रदर्शित करेगा, वो धनात्मक विचलन वाला प्रदर्शित करेगा। अगर नॉर्मली अनादर्श विलेन होता है तो धनात्मक विचलन वाला अनादर्श विलेन बनेगा। क्लियर हुआ। तो बहुत अच्छी तरीके से याद रखिए आप यहाँ पर कि
यहाँ पर आपके पास में C2H5OH और CH3 C O CH3 अपन क्या कहते हैं, एसीटोन। क्या कहते हैं इसको अपन, एसीटोन। ठीक है, और ये आपको पता ही सही एथेनॉल होता है। ठीक है, इन दोनों का मिश्रण जो है वो सिंपल सा है, धनात्मक मिश्रण प्रदर्शित करता है। और क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर दोनों के मध्य क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिससे इसके वाष्प में वृद्धि। दूसरा जो एग्जाम्पल इसका एक और याद रख ले आप, यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड, ध्यान रखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, कार्बन डाइसल्फाइड का और एसीटोन का। फिर आपको कार्बन डाइसल्फाइड और किसका मिश्रण लेना है दोस्तों, यहाँ पर एसीटोन का मिश्रण लेना है। अच्छा, कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन, यही एसीटोन है, वापस हम बात करें फॉर्मूले की, तो यही एसीटोन है ये। ठीक है, इसका मिश्रण जो है, लेकिन इसमें कारण क्या रहेगा, इसका कारण क्या रहेगा, द्विध्रुवीय अन्योन क्रियाएं। ये आप थोड़ा सा पॉइंट याद रखिए, द्विध्रुवीय अन्योन क्रियाएं। यहाँ पर द्विध्रुवीय अन्योन क्रियाओं के कारण यहाँ पर ये इस प्रकार से प्रदर्शित। क्लियर हुआ दोस्तों, बहुत अच्छे एग्जाम्पल थे, आसानी से अपने इन चीजों को समझ लिया। थोड़ी छोटी छोटी चीजें आपको बता रहा हूँ, मुझे याद रखना है। एथेनॉल एसीटोन किसका एग्जाम्पल है, धनात्मक मिश्रण का। अच्छा, कार्बन डाइसल्फाइड, इसको क्या कहते हैं अपन, कार्बन डाइसल्फाइड। और एसीटोन किसका एग्जांपल है, तो वो भी आपके किसका एग्जांपल है, धनात्मक विचलन का। अच्छा, इसका कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा, इसका कारण क्या रहेगा, द्विध्रुवीय अन्योन क्रियाएं। ये याद रखिए थोड़ा सा। इसके बाद मैं छोटी सी बात और करता हूं, अगर अपन थोड़ा सा और देखें आगे, तो इसके ग्राफ की मैं अगर बात करूं, किसकी बात की करूं मैं, धनात्मक विचलन वाले की क्या बात करूं मैं, ग्राफ की बात करूं मैं यदि, तो ग्राफ कैसे बनेगा यहाँ पर, तो ग्राफ जो बनता है इसमें, हाँ, ग्राफ जो बनेगा इसके अंदर आपके पास में यहाँ पर, तो ग्राफ बनता है वाष्प दाब और मोल भिन्न के मध्य, वाष्प दाब और मोल भिन्न ग्राफ बनता है। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर x1 बराबर वो ले लूँ और x2 बराबर मुझे क्या लेना पड़ेगा 1, और यदि मैं यहाँ पर x1 बराबर 1 ले लूँ और x2 बराबर क्या ले लूँ, तो मुझे एक प्रकार से यहाँ पर वाष्प दाब P मिलेगा, तो मुझे यहाँ पर वाष्प दाब मिलेगा P2। ठीक है, और जब धनात्मक विचलन की स्थिति होगी तो यहाँ पर मुझे वाष्प दाब क्या मिलेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर जो स्थिति मिलती है वो बढ़ी हुई प्राप्त। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको, ये आपको छोटा सा याद रखना। क्लियर हुआ। इसके बाद मैं छोटी सी बात और कर लेता हूँ, जो आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी एग्जाम में से छोटे छोटे एग्जाम क्वेश्चन पूछ। अच्छा, धनात्मक विचलन कंप्लीट हुआ अपना, ऋणात्मक विचलन की बात करता हूँ। तो यहाँ पर देखो, देखो भाई, जो ऋणात्मक विचलन जो है, इस ऋणात्मक विचलन की बात करें तो यहाँ पर वाष्प दाब में कमी हो रही है। अच्छा, अच्छा, यहाँ पर वाष्प दाब में कमी हो रही है। इसका पहला जो एग्जाम्पल होगा, वो पहला जो एग्जाम्पल होगा इसका, वो रहेगा आपका फिनोल और बेंजीन, फिनोल और सॉरी, फिनोल प्लस एनिलीन, फिनोल प्लस, क्लियर। अच्छा, फिनोल में यहाँ पर होता है फिनोलिक प्रोटोन, फिनोलिक प्रोटोन और फिनोलिक प्रोटोन, व एनिलीन का, एनिलीन में नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर। एनिलीन में नाइट्रोजन के ऊपर उपस्थित लोन पेयर के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिससे इसके वाष्प में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये इसका एक कारण हो गया। अगला जो यहाँ पर रहेगा वो रहेगा क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन का मिश्रण, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन का मिश्रण, इसमें भी आपकी क्या रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर भी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। कारण दोनों ही आप अच्छे से याद रखें, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कंप्लीट करें, इसको आप अच्छे से याद में रखें। क्लियर हुआ, अच्छे से कंप्लीट करें। अच्छा, नेक्स्ट आप देखिए वापिस। अच्छा, एक एनसीईआरटी में डायग्राम बना रखा है इसका, मैं बता देता हूँ आपको, एक अच्छे से याद रखिए इसको आप ऐसे। एसीटोन जो है, ये आपके एसीटोन, और यहाँ पर बॉन्डिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और ये Cl से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, ये तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके दर्शाया हुआ भी है, आप अच्छे से। नेक्स्ट अपन देखें यहाँ पर, ग्राफ की बात करूँ मैं, तो ग्राफ तो इतना कोई देख लेते हैं वैसे नॉर्मल, ये भी वाष्प दाब और मोल भिन्न के मध्य ग्राफ रहेगा। वाष्प दाब और मोल एक्स के ग्राफ रहेगा। कोई x1 बराबर 0, x2 बराबर 1 बराबर 1 और x2 बराबर 0, क्योंकि x1 प्लस x2 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। यहाँ पर आपको P1 प्राप्त हो जाएगा और प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर आपके विचलन की स्थिति में यहाँ पर आपके पास में वाष्प दाब में कमी। क्लियर हुआ, कि आपको ग्राफ अच्छे से है।
रखना है। ये एग्जाम्पल याद रखें, कैसा क्या हो रहा है, किसमें वाष्पदाब में कमी हो रही है, अगर वाष्पदाब में कमी होगी तो आयतन में कमी हो रही है, आयतन में कमी हो रही है प्रक्रम ऊष्मा क्षेपी हो जाएगा। इस प्रकार से आप इन चीजों को कंप्लीटली याद रखें। नेक्स्ट चीज की बात करूं मैं यहाँ पर, तो आपके पास में जब आप ये पढ़ चुके होते हो तो आपके पास में नया टॉपिक जो आता है, सिंपल सिंपल जी मीनिंग पढ़ी है तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं अपन। अनादर्श विलयन कंप्लीट हो चुका है अपना। अनादर्श विलयन के अंदर मैंने आपको बताया है, सिंपल सा आप याद रखें कि जो राउल्ट के नियम की पालना सभी सांद्रताओं पर नहीं करता हो उसे क्या कहेंगे अपन, अनादर्श विलयन। अब अनादर्श विलयन की स्थिति में क्या होगा, ऐसा क्यों हो रहा है कि पालन नहीं कर रहा है। जब पालन नहीं कर रहा होगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, पालन नहीं कर रहा होगा तो राउल्ट के नियम के द्वारा जो वाष्पदाब अपने को प्राप्त हुआ है उस वाष्पदाब से या तो अधिक प्राप्त हो रहा होगा या फिर क्या हो रहा होगा, कम प्राप्त हो रहा होगा। कि अधिक प्राप्त हो रहा होगा तो उसे क्या कहेंगे अपन, उसे कहेंगे अपन क्या कहेंगे, ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन। यदि कम प्राप्त हो रहा होगा उसे क्या कहेंगे अपन, ऋणात्मक विचलन वाला अनादर्श विलयन। इसके एग्जाम्पल याद रख लेना है, इसका ग्राफ याद रख लेना है और क्या क्या स्थिति बन रही है वो याद रख लेनी है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद अपने पास जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है आपके पास में स्थिर क्वाथी मिश्रण। कौन सा मिश्रण आता है आपके पास में, स्थिर क्वाथी मिश्रण। देखो सिंपल सी बात है, क्वाथी का मतलब उबलना, क्वथनांक, स्थिर मतलब वहां पर स्टेबलाइज होना वाला, मतलब वह ताप जिस पर कोई द्रव का, इस पर कोई द्रव क्या हो, उबलता है। मतलब ऐसे कह सकते हैं अपन कि जब दो मिश्रण को अपन मिलाते हैं, क्या करते हैं अपन, जब दो मिश्रण को अपन क्या करते हैं, मिलाते हैं तो उसकी द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था जो है अपने को समान प्राप्त हो जाए। मतलब मैं ये कहूँ कि अपन बात करें मिश्रण की तो एक प्रकार का द्विघटकीय, यहाँ पर अपन दो घटक का मिश्रण करते हैं तो मैं पहला कौन यहाँ पे याद रखूंगा, तो मैं याद रखूंगा द्विघटकीय मिश्रण होता है। मतलब इन दो घटकों के मिश्रण को जब मिलाएंगे तो मिलाने पर द्रव अवस्था व वाष्प अवस्था दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। वाष्प अवस्था जो है वो बराबर हो जाए, और जिस ताप पर ये बराबर होती है, स्थिर होती है, जिस ताप पर ये स्थिर होती है उसे क्या कह रहे हैं अपन, स्थिरपाती मिश्रण। स्थिरपाती कह रहे हैं उसको, स्थिरपाती मिश्रण के मिश्रण को क्या कहेंगे अपन, स्थिरपाती मिश्रण कहेंगे। तो पहला पॉइंट याद रखिए आप, यहाँ पर द्विघटकीय मिश्रण होता है। दूसरा पॉइंट द्रव अवस्था वाष्प, यहाँ पर वाष्प अवस्था जो होती है समान होती है, ये याद रखें आप। क्लियर हुआ। और यह जो है स्थिर ताप पर उबलते हैं, याद रखिए तीसरा पॉइंट, यह किस ताप पर उबलते हैं मिश्रण, स्थिर ताप पर उबलते हैं, स्थिर ताप पर उबलते हैं। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखें। क्लियर हुआ दोस्तों। पहला पॉइंट आप याद रखिए, द्विघटकीय मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है एक प्रकार का, द्रव अवस्था वाष्प अवस्था जिस ताप पर बराबर होती है, स्थिर ताप पर ये उबलते हैं। तीसरा पॉइंट आप ये याद रखें, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यह प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं है। आसवन द्वारा यह अलग, ऐसे मिश्रण प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग, आसवन विधि द्वारा अलग नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट। फिर हुआ, ऐसा मिश्रण जो प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं होता उसे क्या कहते हैं, स्थिरपाती मिश्रण कहते हैं। अब स्थिरपाती मिश्रण भी अपन दो प्रकार से पढ़ लेते हैं। एक तो पढ़ते हैं अपन यहाँ पर कौन सा, न्यूनतम स्थिरपाती मिश्रण, और एक पढ़ते हैं अपन अधिकतम स्थिरपाती मिश्रण। क्लियर हुआ, ठीक है भाई। ये भाई, एक तो पढ़ते हैं अपन कौन सा, न्यूनतम स्थिरपाती मिश्रण, और एक पढ़ते हैं अपन कौन सा, अधिकतम स्थिरपाती मिश्रण। पहली बात करता हूं मैं न्यूनतम स्थिरपाती मिश्रण की, कि भाई न्यूनतम स्थिरपाती मिश्रण क्या होता है। तो अपन एक सरल शब्दों में पढ़ लेते हैं इनको, कि जो न्यूनतम स्थिरपाती मिश्रण की यदि मैं बात करूं तो ऐसे विलयन, ऐसा मिश्रण या ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम से अधिकतम, राउल्ट का नियम के द्वारा प्राप्त विलयन जो होता है उसका जो विलयन जो है वो धनात्मक विलयन से भी ठीक क्या करे, विचलन प्राप्त करें, तो उसे क्या कहेंगे अपन, न्यूनतम स्थिरपाती मिश्रण। क्लियर हुआ। जैसे न्यूनतम स्थिरपाती मिश्रण के ऊपर में और सरल शब्दों में समझाया जाए तो ये कह सकते हैं कि विलयन जो निश्चित संगठन पर राउल्ट नियम से अधिकतम धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करे उसे क्या कह देंगे अपन, यहाँ पर क्या कह देंगे, न्यूनतम स्थिरपाती मिश्रण कह देंगे। जैसे अपन पास एग्जाम्पल इसका जो याद रख लेना आप, कौन सा, इथेनॉल, शर्करा से प्राप्त इथेनॉल जो है और जो वाटर है, इन दोनों का जो मिश्रण होता है वो कौन सा होगा आपके, कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, न्यूनतम स्थिरपाती मिश्रण। और अधिकतम स्थिरपाती मिश्रण की बात करें, यहाँ पर अधिकतम स्थिरपाती मिश्रण की बात करें तो अधिकतम स्थिरपाती मिश्रण जो होगा इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास में नाइट्रिक अम्ल एंड वाटर। ये आपका इसका मिश्रण हो जाएगा, आप अच्छे से याद रखें। क्लियर हुआ यहाँ पर क्या आपको, ठीक है।
कि भाई, या फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके अधिकतम स्थिरवाती मिश्रण हो जाएगा। इसका मैंने आपको परिभाषा बता दी है। जो राउल्ट के नियम से अधिकतम क्या करें, यहाँ पर आपके ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करें, वो क्या हो जाएगा, अधिकतम स्थिरवाती मिश्रण। तो राउल्ट के नियम से अधिकतम धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करें, वो क्या हो जाएगा, न्यूनतम स्थिरवाती मिश्रण। क्लियर हुआ? ये द्विघटकीय मिश्रण होता है, एक प्रकार का इनके अंदर संगठन समान होता है, ध्यान रखिए इस बात का। और संगठन समान होने के बाद इस बात को आप अच्छे से याद रखिए कि इसके अंदर जो है यहाँ पर एक निश्चित ताप पर उबलते हैं। ध्यान रखिए कि जो स्थिरवाती मिश्रण जो होते हैं वो निश्चित ताप पर उबलते हैं। बात को आप अच्छे से याद रखिए, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। यह एक स्थिर ताप पर उबलते हैं, इस बात को आप अच्छे से याद रखें, स्थिर ताप पर उबलते हैं। और अगला पॉइंट एक और मैंने आपको लिखवाया था, ये प्रभाज्य आसंजन द्वारा क्या होते हैं, अलग होते हैं। इस बात को आप अच्छे से याद रखें। अच्छा, इसमें एग्जांपल याद रखिए, इथेनॉल प्लस वाटर, और इसके अंदर आपका नाइट्रिक अम्ल और क्या हो जाएगा, जल। नाइट्रिक अम्ल की मात्रा लगभग 68% के आसपास होती है इसके अंदर, और वाटर जो होता है इसके अंदर 32% के आसपास पाया जाता है। मतलब 68% आपको नाइट्रिक अम्ल लेना है और 32% आप यदि वाटर लेते हो, तो इस प्रकार का मिश्रण कैसा हो जाएगा आपके पास में, अधिकतम स्थिरपाती मिश्रण हो जाएगा। आप अच्छे से इस चीज को भी याद रखें। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? दोस्तों, अपने पास में जो नॉर्मल चीजें थी इस चैप्टर का, लगभग आपका 1 पार्ट जो था वो क्लियर हो चुका है। सेकंड पार्ट अपन स्टार्ट करते हैं, और इस पार्ट के अंदर अपन जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज का, वो है आपका अणुसंख्यक। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक से लगभग ये चांस रहते हैं कि आपके न्यूमेरिकल सेक्शन से। हाँ, देखो, अणुसंख्यक गुणधर्म अपन 4 प्रकार के अणुसंख्यक पढ़ेंगे। पहला अपन पढ़ेंगे यहाँ पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा अपन जो यहाँ पर पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे अपन यहाँ पर हिमांक अवनमन। तीसरा अपन यहाँ पर पढ़ेंगे क्वथनांक उन्नयन। और चौथा अपन पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर परासरण दाब, परासरण दाब। और इसी में एक छोटा सा टॉपिक निकल के आता है, उसको अपन कहते हैं यहाँ पर विपरीत परासरण। क्या कहते हैं इसको अपन, विपरीत परासरण। इसी का अपन कहते हैं जल शोधन। जल शोधन बहुत इंपॉर्टेंट है ये जल शोधन। क्लियर? क्या अपने पास में जो है, इसके बाद आपके पास 2 टॉपिक और बचेंगे। कौन कौन से? असामान्य मोलर द्रव्यमान, असामान्य मोलर द्रव्यमान। इसी के अंदर अपन पढ़ेंगे वांठाफ, वांठाफ। क्लियर? आइए अपन यहाँ, क्लियर, इतने टॉपिक और आपके बचे हुए हैं। और यही टॉपिक आपसे अब हम जो है पढ़ेंगे कि भाई आपके पास में यहाँ पर जो है अणुसंख्यक गुणधर्म जो है उसके द्वारा अपन क्या करते हैं, यहाँ पर नॉर्मली बात करें तो द्रव्यमान की गणना करते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म जो है, वैसे ही नॉर्मली जो अणुसंख्यक गुणधर्म का उपयोग होता है वो आपके पास में यहाँ पर अणुसंख्यक चीजें जो ले रहे हैं उनका अपन मोलर द्रव्यमान, जो उनका द्रव्यमान जो है उसको ज्ञात करने के लिए उपयोग अपन करते हैं। तो सिंपल सी चीजें हैं, अपन यहाँ पर जो है इनका एक बार देख लेते हैं कि भाई प्रश्न किस प्रकार से यहाँ पर पूछे जाते हैं। एक बार इसका भी आप थोड़ा सा अपने को देखना पड़ेगा कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? अच्छा, यहाँ पर मैं यदि बात करूं किसकी, अणुसंख्यक गुणधर्म की, तो अणुसंख्यक गुणधर्म के अंदर आपको सबसे पहले तो इसकी परिभाषा पता होनी चाहिए कि भाई अणुसंख्यक गुणधर्म की परिभाषा क्या होगी। अणुसंख्यक गुणधर्म की परिभाषा क्या होगी? क्लियर हुआ? तो ध्यान रखिए इस बात को, आप अणुसंख्यक गुणधर्म क्या कहेंगे अपन, अच्छा, अणुसंख्यक गुणधर्म का मतलब अपन सिंपल से साथ समझे तो वे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करती है। विलयन में उपस्थित कणों की संख्या पर निर्भर करता है, लेकिन उसकी प्रकृति पर यदि निर्भर नहीं करता है, तो इस प्रकार के गुणधर्म को अपन क्या कहेंगे, अणुसंख्यक गुणधर्म। विलयन में उपस्थित यदि वह कणों की संख्या है उस पर निर्भर करेगा, लेकिन विलयन की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, उससे अपन कहेंगे अणुसंख्यक। और ऐसे गुणधर्म जो है वो वाष्प सापेक्ष अवनमन, हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन और परासरण दाब रहेगा। क्लियर हुआ? इसको अपन दर्शाते हैं पी नोट माइनस पी एस अपन पी नोट से मैं इसको दर्शाऊंगा। हिमांक अवनमन जो है उसको अपन दर्शाएंगे डेल्टा टी एफ से, क्वथनांक उन्नयन को हम दर्शाएंगे डेल्टा टी बी से, और परासरण दाब को हम दर्शाएंगे पाई से। क्लियर हुआ?
न्यूमेरिकल सेक्शन जो बहुत बार पूछा गया है वो परासरण दाब से पूछा गया है बोर्ड के अंदर। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको? तो आप अपन जो है अनुसंघ गुणधर्म की परिभाषा आपको याद हो गई होगी। ऐसे गुणधर्म जो विलयन की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं लेकिन उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, इस प्रकार के गुणधर्म कहते हैं कि अपन को इसके अंदर पढ़ने हैं। अपन स्टार्ट करते हैं कि आपके पास में सबसे पहले जो है आपके पास में यहाँ पर जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। यहाँ पर पहला जो आपका रहेगा वो कौन सा रहेगा आपके यहाँ पर वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, अच्छा वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ने के लिए अपने को सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन वाष्पदाब में आपेक्षिक। सिंपल टॉपिक है और आपको याद रखना है। मैं आपको जो की पॉइंट बताऊंगा इसके आपको वो याद रखने हैं। तो अपन रिप्रेजेंट करते हैं पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट से। अच्छा यहाँ पर पी नोट की बात करूं मैं तो यहाँ पर कह देंगे अपन तो विलायक का वाष्पदाब, दूसरा पॉइंट अपन लिख देंगे पी एस, क्या कह देंगे अपन इसको विलयन का वाष्पदाब। पी नोट अपन पढ़ चुके हैं। अच्छा पी नोट माइनस पी एस को क्या कहेंगे अपन वाष्पदाब में अवनमन, वाष्पदाब में अवनमन कह देंगे इसको अपन। और पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट को क्या कह देंगे अपन यहाँ पर वाष्पदाब में आपेक्षिक अवलंबन, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवलंबन। क्लियर? ये बात आपको ध्यान रखना। अब इसके अलावा आपको क्या चीज याद रखनी है? सिंपल सिंपल चीजें हैं आपको कंप्लीट याद रखनी है। क्या सर? राउल्ट साहब ने एक बात कही थी, राउल्ट के नियमानुसार देखो सिंपल अपन ने पहले पढ़ चुके हैं कि विलायक का जो वाष्पदाब होता है विलयन के वाष्पदाब से अधिक होता है। ठीक है भाई, कल पढ़ चुके हैं अपन। उसी बात को राउल्ट साहब ने वापस दोहराया और उन्होंने कहा कि वाष्पदाब में जो आपके अवनमन हो रहा है, जो कमी हो रही है, इसका सिंपल सा कारण है मोल भिन्न। मतलब वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन जो है उसकी मोल भिन्न विलय के मोल भिन्न की क्या होती है? बराबर होती है। वाष्पदाब में जो आपेक्षिक अवनमन जो हो रहा है उसकी विलय की मोल भिन्न के क्या हो रहे हैं? ये बराबर हो रहे हैं। अच्छा विलय की मोल भिन्न के बराबर हो रहे हैं सर? अच्छा विलय की मोल भिन्न के बराबर हो रहे हैं, इस बात को आप अच्छी समझ तो रहे हैं ना सर कि विलय की मोल भिन्न के बराबर हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो सर आप समझ तो रहे हो ना इस चीज को कि पी नोट माइनस पी एस बराबर पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट, मतलब वास्तव में आपेक्षिक अवनमन जो है वो विलय की मोल भिन्न के बराबर हो रहा है। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि राउल्ट के नियमानुसार ऐसा है कि जो अनुसंख्यक गुणधर्म कौन सा वाला वास्तव में आपेक्षिक अवनमन जो है वो केवल विलय के कणों के सांद्रण पर निर्भर करता है। विलय के कणों के सांद्रण पर निर्भर करता है, सांद्रण पर निर्भर करता है, करता है, प्रकृति पर नहीं, प्रकृति पर नहीं करता, प्रकृति पर नहीं निर्भर करता। इस बात को आप अच्छे समझ ले कि विलय के कणों के सांद्रण पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। और विलय के कणों सांद्रण पर निर्भर करता है मतलब वो विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। समझ में आ गया विलय की मोल भिन्न क्यों लिया मैंने? क्लियर हुआ है? नेक्स्ट चीज अपन देखते हैं यहाँ पर, बहुत इजी इजी चीजें हैं कि सर यहाँ पर आप एक चीज बताओ मुझे कि यदि पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट जो है वो एक्स ए के बराबर हो गया है तो एक्स ए बराबर मैं ये लिख सकता हूँ ना सर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। सर मैं लिख सकता हूँ? अच्छा लिख सकते हैं सर। तो सर मैं ये भी तो लिख सकता हूँ कि पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू एन ए बराबर होता है डब्ल्यू एफ ए अपॉन एम ए अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। तो ये अपन लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। क्लियर हुआ? ये वाजदाब में आपेक्षिक अवनमन बहुत इजी टॉपिक था और अच्छे से अपन यहाँ पर क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। अच्छा अब आप तो कर सकते हो ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है, आसानी से अपन चीज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? अच्छा नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं वो करते हैं अपन की दूसरी जो बात करते हैं अपन वो टॉपिक लेते हैं अपन यहाँ पर क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन किस प्रकार से होता है? क्वथनांक का उन्नयन किस प्रकार से? 2 मिनट दोस्तों, एक 2 मिनट रुकना।
चलो दोस्तों, हम बात कर रहे थे गर्मी बहुत ज्यादा है और अपन जो है क्वथनांक को पढ़ रहे हैं, तो इससे भी ताप बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है, ताप के बढ़ने पे हम पहले ही पढ़ चुके हैं सर, तो ताप यदि बढ़ता है तो वाष्प दाब क्या होगा, वाष्प दाब भी सर बढ़ेगा। ताप के बढ़ने पर वाष्प दाब भी। और जब कोई द्रव उबलता है तो द्रव उबलता कब है, तो द्रव का उबलना जब होगा कि जब उसका जो सामान्य ताप जो है, तो नॉर्मली जो बात करें अपन की, जैसे कोई द्रव उबल रहा है तो वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है वो बिंदु कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। मतलब यदि किसी द्रव का ताप जो है वो क्या हो जाए, वायुमंडलीय ताप के बराबर हो जाए, वायुमंडलीय ताप के बराबर हो जाए, तो उससे उससे क्या होगा, द्रव उबलने लग जाए। सिंपल सी बात है, जैसे जल का जो क्वथनांक, जिसे जल जो होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर लगभग वो क्या करता है, उबलता है। क्लियर हुआ, ये बात आप सभी जानते हो। क्लियर। अच्छा सर, हमने वापस मैं उस बात को दोहराऊंगा, रिमार्क करके मैं इस वापस बात को दोहराऊंगा सर, जो विलायक के अणु जो होते हैं उनका वाष्प दाब, जो शुद्ध विलायक जो होते हैं उनका वाष्प दाब अधिक होता है विलयन के वाष्प दाब से। अच्छा सर, ये आप वापस खुद दोहरा रहे हो, अभी समझते हैं इस बात को, आप समझिए इस बात को कि मैं यहाँ पर अच्छा क्वथनांक उन्नयन की बात करूँ तो इसमें भी अपन ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर बात करें तो क्वथनांक का उन्नयन जो है, ये भी अणुसंख्यक गुणधर्म जो है, ये अणुसंख्यक गुणधर्म भी, एक बात और याद रखें यहाँ पर, यह अणुसंख्यक गुणधर्म भी विलय के कणों पर निर्भर करेगा, प्रकृति पर नहीं। ये बात भी इसके अंदर याद रखें। क्लियर, बात को याद रखें। अच्छा, रिमार्क में क्या लिखा रहा था मैं कि विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक जो है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, वाष्प दाब अधिक होगा और विलयन का वाष्प दाब कम होगा। तो ये बात अभी यहाँ पर वापस लागू होगी, देखो कैसे। तो यह अनुसंधान गुणधर्म भी विलय के कणों पर निर्भर करेगा, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। एज ए इजी आपको याद पता हो गया। चलो, अच्छा मैं बात करूँ सर, इसको किस प्रकार से आप समझाओगे, तो समझ लो इसको ऐसे, कैसे समझेंगे अपन यहाँ पर, कि जो क्वथनांक का उन्नयन जो है, अगर अपन इस क्वथनांक के उन्नयन का एक ग्राफ बना के समझे, क्वथनांक के उन्नयन का क्या समझे आप, ग्राफ बना के समझे, तो ग्राफ किस प्रकार से बनाओगे, देखो भाई, सिंपल सा ग्राफ है ये। आप ग्राफ जो बनाओगे, एक मैं इसको हटा देता हूँ, मूव कर लेते हैं इसको अपन। इसका ग्राफ की बात करूं मैं, तो जो ग्राफ है, नॉर्मली बात करें अपन, तो ग्राफ बनेगा वाष्प दाब और ताप के मध्य। तो जो ग्राफ के अनुसार देखा जाए तो जो विलयन होता है, जो विलायक होता है, इस विलायक का जो मान लेते हैं ये आपका एक नॉर्मली इसका जो है एक वो क्वथनांक बिंदु है, इस ताप पर जाके वह क्या होगा, द्रव बल लग जाएगा, वाष्प दाब बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा कि जो विलायक जो होता है वो तो कम ताप पर ही क्या होता है, एक एटीएम के बराबर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाष्प दाब हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली कम टेम्परेचर। और विलयन जो होता है वो ज्यादा टेम्परेचर जाके क्या करता है, इस प्रकार से। तो विलायक जो है उसका, ये तो हो गया विलायक का, और ये किसका हो गया, शुद्ध विलयन का वास्तव। सिंपल सी बात है, विलायक जो है कम टेम्परेचर पे जाकर क्या हो रहा है यहाँ पर, इसको मैं कह देता हूँ यहाँ पर कि किसका करें क्वथनांक की, तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ उसको टीबी, टी नोट बी। और इसका जो प्राप्त हो रहा है अपने को, क्या प्राप्त हो रहा है, ये टीबी मान लेते हैं। क्लियर। और इन दोनों के मध्य जो है, ये जो आपको मिल रहा है, इसको अपन क्या कह देंगे, डेल्टा टीएफ। और ये डेल्टा टीएफ जो है उसी को, तो वही तो क्या है, क्वथनांक। वही तो क्या है, क्वथनांक उन्नयन। क्या है, क्वथनांक उन्नयन। इस बात को ध्यान रखें, विलायक का जो वाष्प दाब होता है वो कम टेम्परेचर पर ही क्या होगा, उसका वाष्प दाब बढ़ जाएगा, एक एटीएम के बराबर हो जाएगा। और विलयन का वाष्प दाब जो है टेम्परेचर के बढ़ाने पर ही क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब एक एटीएम के पास जाएगा। मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो होता है वो अधिक होता है, ये बात स्पष्ट कर रहा है ग्राफ। हुआ। और इन दोनों के मध्य का जो अंतर है वो क्या हो जाएगा, उन्नयन हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर एक बात अच्छे से याद रखिए आप, अच्छे से क्या रखना है आपको, रिमार्क पॉइंट में क्या रखना है, रिमार्क पॉइंट में क्या रखना है आपको, यहाँ पर रिमार्क पॉइंट में दोस्तों ये याद रखना है, रिमार्क पॉइंट में क्या रखना है आपको, कि क्वथनांक का उन्नयन जो डेल्टा टीबी जो है वो क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, टीबी, टीबी है ना, ये टीबी है ना, टीबी,
तो डेल्टा टी बी जो है वो डेल्टा टी बी क्या हो जाएगा यहाँ पर टी बी माइनस टी नॉट बी। डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा टी बराबर टी नॉट माइनस टी बी। टी नॉट बी माइनस टी बी ऐसे भी लिख सकते हो अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट दिमाग क्या लिखना है आपको कि डेल्टा टी बी जो है वो किसके समानुपाती हो जाएगा, वो मोललता के समानुपाती। हाँ वो मोललता के समानुपाती हो जाएगा। अणुसंख्या गुणधर्म में याद रखें आप, यह भी आपके विलय के विलय की मोललता के समानुपाती। अब देखो यहाँ पर जो मोललता है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा टी बी बराबर मोललता डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी, अपन जानते हैं। क्लियर। डब्ल्यू मतलब विलय का भार 1000, एम मतलब विलय का अणुभार और विलायक का भार, डब्ल्यू मतलब विलायक का भार, ये पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा मैं और आगे चलता हूँ थोड़ा सा, ये बात आप अच्छे समझते होंगे कि सर अब आगे क्या लिखाने जा रहे हैं। तो यदि मैं यहाँ से एम ए का विलय का अणुभार अगर मुझे निकालना होगा तो मैं क्या कर दूंगा डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन क्या लिख दूंगा मैं डेल्टा टी बी इंटू, ये फॉर्मूला भी आप अच्छे से याद रखें और ये वाला भी आपको याद रखना। क्लियर। ये अगर पता होगा तो आप ऐसे नॉर्मल निकाल सकते हो। तो क्वथनांक के उन्नयन में भी आपको यही याद रखना है कि मोललता के समानुपाती होता है। वाष्प पे अपेक्षित अवनमन में याद रखना है कि विलय की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। डेल्टा टीबी कैसे निकाला अपन ने, इस बात को आप समझ चुके हो। क्लियर हुआ दोस्तों, इस बात को आप अच्छे से कंप्लीट करें। नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे यहाँ पर वो आपका थर्ड जो रहेगा वो रहेगा हिमांक अवनमन। क्या रहेगा दोस्तों, हिमांक अवनमन। अच्छा दोस्तों हिमांक में अवनमन मतलब कमी होगी हिमांक में, तो हिमांक का मतलब क्या होता है सर, वह बिंदु या वह ताप जिस पर कोई जो है द्रव जो है वो ठोस अवस्था में बदल रहा होगा। मतलब द्रव की जो है वो द्रव जो है वो किस में बदल रहा होगा, ठोस में बदल रहा होगा, या ठोस और द्रव की साम्य अवस्था जिस ताप पर आ रही होगी उसका क्या कहलाएगा, हिमांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उसका हिमांक बिंदु कहलाएगा। वह बिंदु द्रव अवस्था और वाष्प अवस्था एक साम्य में स्थापित हो जाए उसे अपन हिमांक बिंदु कहते हैं। अब यहाँ पर भी अपन सिंपल सिंपल सी बात करें कि जैसे कोई जो बर्फ जो है जैसे अपने जो द्रव जो है वो या जल जो है बर्फ में किस ताप बदल रहा होगा उसका हिमांक बिंदु रहता है। क्लियर हुआ। अच्छा सर हिमांक में अवनमन किस प्रकार से होगा, सिंपल सी बात है अपन हिमांक में उन्नयन तो नहीं पढ़ेंगे, हिमांक में उन्नयन तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि शुद्ध विलायक का वाष्पदाब अधिक होता है विलयन के वाष्पदाब से। मतलब यहाँ पर यदि आप क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर वाष्पदाब में कमी होगी, हिमांक अवनमन मतलब वाष्पदाब में यहाँ पर क्या हो रही होगी, कमी हो रही होगी क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा है डाउन। यहाँ देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर वाष्पदाब में कमी होगी क्योंकि तापमान कम होगा और तापमान कम होगा तो वाष्पदाब में क्या होगी यहाँ पर कमी। तो याद रखिए वाष्पदाब में कमी होती है, वाष्पदाब में कमी होती है। बात को आप अच्छे से याद रखें, ये इसका की पॉइंट है हिमांक अवनमन का, हिमांक अवनमन का कि भाई ठीक है भाई। अच्छा ठीक है भाई। अच्छा ठीक है भाई, ये आप जाना कि वाष्पदाब कम होता है। अच्छा इससे प्रश्न क्या बन सकता है, कैसे बन सकता है, जैसे आपकी बात बोल दें किसी विलयन में अवाष्पशील विलय मिलाने पर उसके हिमांक में होगी क्लियर कमी वृद्धि, पहले कमी फिर वृद्धि फिर पहले वृद्धि फिर कमी। सिंपल सी बात है किसी भी विलयन के अंदर आप विलय मिला रहे हो, अवाष्पशील विलय मिला रहे हो, उसके वाष्पदाब में कमी हो रही है और यदि वाष्पदाब में कमी हो रही है तो हिमांक में भी क्या होगी, कमी होगी, उसका हिमांक घट जाएगा और हिमांक घटेगा तो उसी को हिमांक अवनमन कहेंगे। इस बात को आप समझ चुके होंगे और आप आसानी से इस चीज को समझ भी रहे होंगे। क्लियर हुआ। अच्छा क्लियर। हाँ ठीक है। अच्छा किस प्रकार से अपन इसको पढ़ेंगे, तो देखो सिंपल सा इसको अपन समझे तो ये आपके पास में यहाँ वापस ग्राफ बना के समझा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर थोड़ा सा ये वाष्प दाब है आपका और ये वापस आपका टेम्परेचर है। नॉर्मली मैं मान लेता हूँ एक समाकलित आपके नॉर्मली मान लेते हैं कि अपना एक विलयन है, पर कोई विलय विलायक जो है किस प्रकार से, विलयन और विलायक किस प्रकार से, तो विलायक जो होगा वो आपके इस प्रकार से मिल जाएगा यहाँ पर और विलयन जो होगा वो कम टेम्परेचर पाके मिल। तो विलयन जो है वो उसका यह मान लेता हूँ, ये सॉरी ये विलयन का और ये विलायक का रह जाएगा, ये किसका होगा, विलयन का, ये विलयन। क्लियर। तो विलयन जो है वो घट रहा है पहले ज्यादा तक, विलायक कम मात्रा पर घट रहा है और इनके मध्य ये आपको मान लो टी नॉट और ये मान लो टी एफ, तो ये जो रहेगा आपका डेल्टा टी एफ और डेल्टा टी एफ जो है वो क्या हो जाएगा टी नॉट माइनस टी हो जाएगा, टी नॉट एफ माइनस टी या टी नॉट माइनस टी एफ। क्लियर। अच्छा
यहाँ पर एक बात तो समझे आप, क्लियर करके समझे, क्या समझे कि जो क्वथनांक में जो अवनमन होता है वो भी मोललता के समानुपाती होता है और डेल्टा टीएफ बराबर भी क्या हो जाएगा। अच्छा, वहां पर अपने क्वथनांक के उन्नयन में गलती कर दी अपन छोटी, क्वथनांक के उन्नयन में यहाँ पर अपन ने जो नीतांक इसका नीतांक ने लगाया, तो नीतांक इसका रहेगा के बी, क्या रहेगा के बी, क्या रहेगा इसका नीतांक के बी, क्लियर हुआ, के बी मल्टीप्लाई में रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आप के अंदर क्वथनांक आ जाएगा के एफ, जिसे मोलन उन्नयन अवनमन स्थिरांक कहेंगे, इसको क्या कहेंगे मोलन अवनमन स्थिरांक, और के बी को क्या कहेंगे मोलन उन्नयन स्थिरांक, क्लियर हुआ। एक होमवर्क देता हूँ, एनसीईआरटी से मोलन उन्नयन स्थिरांक और मोलन अवनमन स्थिरांक का आप क्या करें, क्या करें, आप उसका इकाई इकाई यूनिट निकाल के मुझे बताएं, क्लियर हुआ। के एफ इंटू क्या हो जाएगा, ये भी डब्ल्यू है इंटू 1000 अपॉन एम ए इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर भी डब्ल्यू। अच्छा सर, मुझे यदि एम ए निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, एम ए निकालना होगा तो वही के एफ इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन एम ए की जगह क्या आ जाएगा